प्यारे बच्चों एवं प्रिय साथियों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ओम बी एस विद एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ की जा रही है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत निकट आ गए हैं, आप सभी को पता भी चल गया होगा कि 24 मार्च से एग्ज़ाम है, तो काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि सर जो कक्षा 12 के विषय हैं उनके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप बता दें, जिसके लिए अतिशीघ्र हम तैयारी कर सकें। तो उसी क्रम में आज आपको रसायन विज्ञान कक्षा 12 के क्वेश्चनों की बहुत महत्वपूर्ण सीरीज प्रारंभ की जा रही है, जिसमें सबसे पहले आपको एक एक नंबर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं उनको क्रैक करने के लिए कुछ क्वेश्चन तैयार कराए जाएंगे, फिर न्यूमेरिकल, फिर और दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की तैयारी कराई जाएगी। और आप सभी विद्यार्थी नोट्स अवश्य बना लें। बहुत कम क्वेश्चनों में आपको हम तैयारी कराएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आने वाले रसायन विज्ञान पेपर में बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चनों की ओर। जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं और उनको कैसे आप क्रैक करेंगे। तो उनमें सबसे पहले एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में कौन सी व्यवस्था होती है। तो प्यारे साथियों, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्योंकि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ पराशी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार की व्यवस्था होती है? दीर्घ परास कोट की व्यवस्था होती है। आपके प्रश्न में आएंगे कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है और 4 उसके विकल्प दिए जाएंगे। तो किस प्रकार की व्यवस्था होती है? दीर्घ परास कोट होती है। तो आप देख रहे हैं कि रसायन विज्ञान के और भी आगे आने वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को भी आप पढ़ेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि एक क्रिस्टलीय ठोस में कैसी व्यवस्था होती है, तो एक क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ पराशी व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में लघु पराशी व्यवस्था होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में क्या संबंध होता है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया और अर्ध आयुकाल में जो संबंध होता है वो होता है T½ बराबर 0.693/K, जहाँ K है वेग स्थिरांक और T½ है अर्ध आयु काल। तो आप याद रखेंगे एक प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में क्या संबंध होता है? T½ बराबर 0.693/K। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH3, C के ऊपर सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 है ये एक प्राथमिक एमीन है। अब आप देखिएगा, ये प्राथमिक एमीन और द्वितीयक तृतीयक जो एमीन होती हैं, प्यारे बच्चों, एमीन का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है। नंबर 1 प्राथमिक एमीन, नंबर 2 द्वितीयक एमीन, नंबर 3 तृतीयक एमीन। अब ये प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक एमीन क्या होती हैं? जैसे इसमें लिखा है कि ये कौन सा एमीन है, तो अभी आपके उत्तर में देख रहे हैं लिखा है प्राथमिक एमीन। तो इसको एक बार और अच्छे से समझ लें। अब देखिए, अमोनिया में हाइड्रोजन के 3 अणु होते हैं। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH3। अब जब कभी एल्किल समूहों के द्वारा, एल्किल समूह हमारे क्या होते हैं? यही CH3, C2H5 आदि। तो इनके द्वारा जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया जाता है, तो जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया जाता है तो हो जाता है NH2 और इसमें जुड़ जाता है एक
एल्किल समूह। और जब एल्किल समूहों के द्वारा अमोनिया से एक हाइड्रोजन हट जाता है तो बना यौगिक प्राथमिक एमीन कहलाता है। और यदि अमोनिया से 2 हाइड्रोजन विस्थापित कर दिए जाते हैं एल्किल समूहों के द्वारा, अब आप देख रहे हैं कि अमोनिया के पास 3 थे, जब एक ये छट गया तो प्राथमिक एमीन बनता है। जब एल्किल समूहों के द्वारा 2 हाइड्रोजन के यौगिक हट जाते हैं तो वो हमारा द्वितीयक एमीन बनता है। और जब अमोनिया से 3 हाइड्रोजन एल्किल समूहों के द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं, केवल N बचता है, तो वो यौगिक हमारा तृतीयक एमीन कहलाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि NH2 यदि है तो वो प्राथमिक एमीन है, NH है तो द्वितीयक एमीन है, और केवल N है तो वो तृतीयक एमीन है। आप याद रखेंगे कि यदि अमोनिया के पास से 1 हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, NH2 बचता है तो प्राथमिक एमीन, एल्किल समूह के द्वारा 2 हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं तो द्वितीयक एमीन, 3 हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं केवल N बचता है तो वो तृतीयक एमीन बनता है। तो आप देख रहे हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड C NH2 CH3 CH3 ये कैसा एमीन है? तो प्यारे बच्चों ये एक प्राथमिक एमीन है, क्योंकि अमोनिया से 1 हाइड्रोजन जब एल्किल समूहों के द्वारा विस्थापित हो जाता है तो बना यौगिक प्राथमिक एमीन कहलाता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। याद रखेंगे आपके दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। प्लास्टिक एक कैसा ठोस है? प्लास्टिक एक अक्रिस्टलीय ठोस है। याद रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, रबर, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके बाद क्रिस्टलीय ठोस में प्यारे बच्चों हमारे सभी धातुएं आ जाती हैं, सोना, चांदी आदि, ये सभी हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। सभी धातुएं, जो धातुएं डी ब्लॉक में आती हैं, जो ठोस होती हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब हमारी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में प्लास्टिक है, कांच है, रबर, लकड़ी, ये सभी हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके बाद अच्छे चालकत्व वाले विलयन वाले पदार्थ होते हैं, वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। वैकल्पिक क्वेश्चनों में जैसे आता है कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि जो अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ होते हैं वो विलयन कैसे होते हैं? वो विलयन प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो विद्युत अपघट्य के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। वे पदार्थ जो जल में शीघ्र आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, और जो शीघ्र आयनित नहीं होते अर्थात जिन्हें समय लगता है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं वो अच्छे चालकत्व वाले नहीं होते हैं, और जो अच्छे चालकत्व वाले विलयन होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि NaNO2 प्लस HCl के साथ अपक्रिया करके कौन एल्कोहल देता है? तो इसके साथ जब मेथिल एमीन CH3NH2 सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो एल्कोहल देता है, CH3OH बनाता है। तो देखिएगा इसके साथ CH3NH2 भी क्रिया करके एल्कोहल बनाता है, C2H5NH2 भी क्रिया करके एल्कोहल बनाता है। तो आप अपने उसमें ये देखेंगे कि जो वैकल्पिक में ऑप्शन दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, C2H5NH2 भी क्रिया करके एल्कोहल देता है। तो ऑप्शन में अगर कभी 2 नहीं हो सकते, या तो मेथिलेमीन होगा या एथिलेमीन होगा, है ना। तो आप देखेंगे एथिल एमीन यौगिक या एमीन वाले यौगिक सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ क्रिया करके एल्कोहल देते हैं। कैल्सीफेराल कहलाता है। विटामिन डी को हम कैल्सीफेराल कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। तो ये विटामिन के कुछ नाम हैं। इसके बाद
सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या कितनी है? समन्वय संख्या 6 होती है। निम्नांकित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? परासरण दाब। आप याद रखेंगे कि अणुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं। वो चारों आप अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे कि वो चारों अणुसंख्य गुणधर्म कौन होते हैं। तो आइए अणुसंख्य गुणधर्म नंबर 1 परासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म है। नंबर 2 वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये अणुसंख्य गुणधर्म है। नंबर 3 क्वथनांक का उन्नयन, ये अणुसंख्य गुणधर्म है। नंबर 4 हिमांक में अवनमन, ये भी हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो ये 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म। अगर प्रश्न पत्र में यदि पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं दर्शाता है, तो इन चारों के अतिरिक्त जो होगा वही अणुसंख्य गुणधर्म नहीं दर्शाता है। और कौन अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाता है, तो इन चारों में कोई एक विकल्प होगा, आप उसी पर टिक लगा देंगे क्योंकि वही अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाते हैं। तो आप याद रखेंगे अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन दर्शाते हैं? परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक में अवनमन। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया में सांद्रण इकाई यम गुना घटाया जाता है तो इसके वेग स्थिरांक का मान पहले बढ़ेगा फिर स्थिर हो जाएगा। याद रखिए, यदि किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया में सांद्रण घटा दिया जाता है तो इसका मान, तो इसके वेग स्थिरांक में क्या परिवर्तन होगा? इसका वेग स्थिरांक पहले बढ़ेगा और फिर स्थिर हो जाएगा। इस यम गुना का मतलब है 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना। तो कहने का मतलब है जब किसी अपक्रिया के, जब प्रथम कोटि की अपक्रिया में जब सांद्रण घटाया जाता है तो इसके वेग स्थिरांक का मान पहले बढ़ जाता है और फिर घट जाता है। एथिल एमीन पर HNO2 की क्रिया से बनता है एथिल अल्कोहल बनता है। एथिलेमीन, अगर एथिलेमीन की जगह मेथिलेमीन आ जाए तो यहाँ पर मेथिल अल्कोहल बनेगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक यस सेकेंड इनवर्स, यानी समय इनवर्स। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, समय इनवर्स। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? Mg। अब देखिए आपके प्रश्न पत्र में Mg भी हो सकता है और भी कई धातुएं हो सकती हैं, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं तो वे अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि जो धातुएं ऊपर हैं हाइड्रोजन से वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं और अधिक क्रियाशील के कारण वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। और जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। अब इसके लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़नी पड़ेगी। आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को अच्छे से समझेंगे और हम आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, विस्तृत समझा देंगे ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि एस्प्रिन है, एस्प्रिन एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पॉलीएमाइड है? तो टेरिलीन को हम पॉलीएमाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है? Fe। देखिएगा अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है, तो Fe भी प्रदर्शित करता है और भी कई डी ब्लॉक आवर्त सारणी के जो डी ब्लॉक हैं उनमें और भी कई धातुएं हैं जो उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। अब ये निर्भर करता है कि आपके जो बहुविकल्पी हैं उनमें कौन से ऑप्शन दिए गए हैं।
Fe भी हो सकता है, निकिल भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है। कहने का मतलब डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं ठोस अवस्था में, वो प्रायः उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करती हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि डी ब्लॉक में कौन कौन सी धातुएं हैं। अब ये ऑप्शन में आयरन भी दे सकते हैं, ऑप्शन में प्लेटिनम भी दे सकते हैं, ऑप्शन में निकिल भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन में कई भी धातुएं दे सकते हैं। तो जरूरी ये नहीं है कि वहाँ पर केवल Fe दिया जाए। तो इसलिए आपको याद रखिएगा कि ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा कौन से उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करता है। Fe की जगह हो सकता है वहाँ पर प्लेटिनम हो। लेकिन ये भी होता है कि जो होगा वो एक ही सही होता है, बाकी अन्य नहीं होते हैं। इसके बाद चमकीले वैद्युत विज्ञापनों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो नियॉन गैस। आपने देखा होगा जो विज्ञापन होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, जो LED ऐसी लाइट जो लिख करके आती है, उसको हम वहाँ पर हम नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना दर्शाती है पॉलीपेप्टाइड आधार स्तंभ का निश्चित अभिविन्यास। याद रखिए, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या दर्शाती है? तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड आधार स्तंभ का निश्चित अभिविन्यास दर्शाती है। स्वचालित वाहनों के टायर निर्मित होते हैं। स्वचालित वाहनों के टायर ब्यूना यस रबर से निर्मित होते हैं। ये एक रबर का प्रकार है प्यारे बच्चों, ये एक क्या होती है? ये एक रबर है। तो स्वचालित वाहनों के टायर किससे निर्मित होते हैं? ब्यूना यस रबर से निर्मित होते हैं। इसके बाद कौन सा कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है? तो स्टार्च। देखिए कार्बोहाइड्रेट प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, एक मोनोसैकेराइड, एक डाइसैकेराइड और एक पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च है, और एक आता है सेलुलोज। तो ये शर्करा नहीं है। और जैसे जो मोनोसैकेराइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, आप जान लें, उनको थोड़ा समझ लें। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्यारे बच्चों 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में हमारे आते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड में हमारे पास शर्करा और मल्टोज। पॉलीसैकेराइड में हमारे पास आता है स्टार्च और सेलुलोज। तो ये दोनों सैकेराइड अर्थात ग्लूकोज फ्रक्टोज शर्करा होते हैं। ये भी हमारे डाइसैकेराइड शर्करा और मल्टोज ये तो शर्करा है ही, लेकिन पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो शर्करा नहीं होते, क्योंकि स्टार्च जैसे आटा है, चावल है, आलू है, इनमें स्टार्च पाया जाता है। तो ये जो हमारे सैकेराइड हैं स्टार्च और सेलुलोज, तो ये हमारे जो है शर्करा नहीं होते। तो अब वहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में कौन शर्करा नहीं है, तो स्टार्च हो सकता है और सेलुलोज भी हो सकता है। तो दो में कोई भी एक ऑप्शन हो, आप उसी में टिक लगा देंगे कि वो शर्करा नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरते हैं। तो कहने का मतलब वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में चले जाते हैं, तो कौन कौन से वो तत्व हो सकते हैं। तो देखिएगा उसमें जैसे दिया गया है सेलेरियम Ce, तो कई सारे ऐसे तत्व हैं जो 4f श्रेणी में जाते हैं। देखिएगा आप याद रखें कि जो आवर्त सारणी है उसको 4 खंडों में बांटा गया है, S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व और F ब्लॉक तत्व। तो जो प्यारे बच्चों F ब्लॉक तत्व है उसके 2 भाग किए गए हैं, एक को 4f कहा गया और एक को 5f कहा गया। तो जो 4f हैं उनको लैंथेनाइट कहा जाता है, जो 5f सीरीज है उनको एक्टेनाइट कहा जाता है। तो 4f सीरीज में परमाणु क्रमांक, तो जो 4f सीरीज है, 4f सीरीज में जो तत्व आते हैं वो परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के
71 तक जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक है उनको फोरियम श्रेणी के तत्व कहा जाता है या उनको लैंथेनाइड कहा जाता है, लैंथेनाइड तत्व कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा उसमें जो भी आए, लैंथेनम हो सकता है और भी सारे तत्व हो सकते हैं। तो ये विकल्प के ऊपर निर्भर करेगा कि आपका कौन विकल्प दिया गया है, सी हो सकता है, एल हो सकता है, और भी जो भी हैं वो सारे तत्व हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तत्व का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। तो आप पता कर सकते हैं कि इस तत्व के परमाणु क्रमांक इस आवर्त में आते हैं, इस ब्लॉक में आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है औद्योगिक ब्लॉक के रूप में। तो देखिए आप और एक चीज आप समझिए कि जो भी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो सब हमारे थ्योरी से ही निकाले जाते हैं। बहुविकल्पी में कुछ सवाल भी रख सकते हैं, कुछ अपक्रियाओं को भी रख सकते हैं, रिएक्शनों को भी रख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य वो क्या रखते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। अब इसे यहाँ दे रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। तो क्लोरोफॉर्म के कई उपयोग होते हैं। क्लोरोफॉर्म का उपयोग विलायक के रूप में भी होता है, क्लोरोफॉर्म के उपयोग निश्चेतक के भी रूप में होता है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में भी होता है। तो कहने मतलब किसी भी एक पदार्थ के कई उपयोग होते हैं। अब पेपर में कौन सा उपयोग दिया गया है जो आपको सही लगे उसमें आप टिक लगाएंगे, क्योंकि कई सारे उपयोग होते हैं एक एक धातु के, एक एक यौगिक के। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली का एक घटक है, यह पदार्थ कौन सा है? स्टेरॉइड। कहने का मतलब कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली का एक घटक है, यह पदार्थ कैसा होता है? ये स्टेरॉइड। अर्थात कोलेस्ट्रॉल कैसा है? कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक स्टेरॉइड है। इनमें से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है? तो SiO2 क्षारीय गालक नहीं है। इसके बाद विलयनों में किसका सर्वाधिक परासरण दाब होता है? तो 1 MnH4 3PO4। तो ये आप देखिएगा ये कौन से उसमें विलयन दिए जाते हैं। ठीक, तो वहाँ पर जो है जिसका परासरण दाब अधिक होता है तो उसमें हम हल करते हैं। ये सवाल है एक तरीके का, वहाँ से हल करके हम इसको बता सकते हैं कि किसमें सर्वाधिक परासरण दाब होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सवालों में बताएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो इसको ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखिए, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दिया जाता बेंजोफिनान द्वारा। आप याद रखें कि आयोडोफॉर्म परीक्षण किसके द्वारा नहीं दिया जाता? तो आयोडोफॉर्म परीक्षण बेंजोफिनान द्वारा नहीं दिया जाता। वह पदार्थ जो ऊर्जा के कार्बोहाइड्रेटों से अधिक समृद्ध स्रोत है, वसा और वसा अम्ल। वे पदार्थ जो ऊर्जा के कार्बोहाइड्रेट से अधिक समृद्ध स्रोत है। कहने का मतलब वे पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमारे वसा और वसा अम्ल। याद रखिएगा भली भांति आप कि वे पदार्थ, प्रश्न क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त कराते हैं तो वसा और वसा अम्ल। किस तत्व में 5s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि 5s में कौन कौन से तत्व आते हैं और 4s में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो जो 5s श्रेणी आती है उनको हम एक्टेनाइड कहते हैं। एक्टेनाइड तत्व है ना। परमाणु क्रमांक 89 से लेकर के 103 तक के तत्व हमारे वो 5s में आते हैं। तो आपको याद रखना है फिनाल का 2% विलयन निम्न रूप में कार्य करता है, दर्दनाशक। फिनाल का जो 0.2% विलयन है वो दर्दनाशक यानी दर्द को खत्म करने वाला होता है। आप इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे। फिनाल का 0.2% विलयन निम्न रूप से कार्य करता है, किसके रूप में? दर्दनाशक के कारण। वे कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता, सेलुलोज जो हमने अभी आपको बताया कि ये पॉलीसैकेराइड है जो मनुष्य के शरीर में नहीं पचता। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्य के शरीर में नहीं पचता? तो सेलुलोज मनुष्य के शरीर में नहीं पचता। विलयन स्थिरांक आर का मान होता है, आप याद रखेंगे कि आर का मान 0.0281 एटीएम एटमॉस्फेयर जिसे वायुमंडल कहते हैं, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोट की अपक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय। अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय मतलब T½ T1/2। इसको देखिए और भी 2-3 प्रकार से दर्शाते हैं।
T1/2 से भी दर्शा सकते हैं, T50% से भी दर्शा सकते हैं और T.5 से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया में अर्धवाक्य पूर्ण होने में लगा समय उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आप याद रखेंगे। कौन सा तत्व लैंथेनाइट तत्व है? तो अभी हमने आपको बताया विकल्प ऊपर निर्भर करेगा, यहाँ CeS सिलिरियम और भी कई सारे तत्व होते हैं जो लैंथेनाइट तत्व होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आयरन के निष्कर्षण में धातुमल किस रूप में बनता है? तो जब आयरन का निष्कर्षण किया जाता है तो जो धातुमल होता है वो कैल्शियम सिलिकेट का होता है, CaSiO3 का होता है। कहने का मतलब प्रश्न कह रहा है कि जब हम आयरन धातु का निष्कर्षण करते हैं, आयरन धातु को हम निकालते हैं तो हम उसको प्रगलन परावर्तनी भट्टी वात्या भट्टी में हम उसका प्रगलन करते हैं। तो जब उसके निष्कर्षण में जो धातुमल बनता है, जो अशुद्धि बनती है, वो किसकी बनती है? वो कैल्शियम सिलिकेट की बनती है। आप याद रखेंगे। एमिनो अम्ल के निर्माण की इकाई होती है प्रोटीन। एमिनो अम्लों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एमिनो अम्लों का निर्माण प्यारे बच्चों प्रोटीन के द्वारा होता है। उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है? तो उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत ठोस उत्प्रेरकों के लिए उपयोगी है। तो उत्प्रेरण के दो सिद्धांत हैं, एक अधिशोषण सिद्धांत और एक माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। तो उत्प्रेरक का जो अधिशोषण सिद्धांत है वो ठोस उत्प्रेरकों के लिए है, उपयोगी है। कौन सी धातु एक से अधिक आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है? कौन सी धातु एक से अधिक आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है? तो वो आयरन है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पी में बहुत पूछे जाते हैं। कौन सी धातु एक से अधिक आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है? तो Fe। DNA अणु में उपस्थित होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। देखिए, DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अणु में उपस्थित शर्करा कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा DNA अणु में उपस्थित होती है। ठोस A एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस होता है? सहसंयोजक ठोस। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछा गया। ठोस, हमने आपको बताया कि ठोस कई प्रकार के होते हैं। वैसे तो ठोसों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, है ना। इसके बाद अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर, अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर और भी क्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकरण कर दिया गया है। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजक ठोस और नेटवर्क ठोस एक ही होता है। तो प्रश्न कह रहा है कि ठोस ए एक अति कठोर मतलब बहुत मजबूत, जो कि ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, यानी विद्युत का कुचालक है। वह ठोस मतलब एक ठोस है जिसका नाम ए है। ए की जगह मतलब कोई भी हो सकता है। वो एक बहुत अति कठोर, बहुत मजबूत है और वह ठोस अवस्था तथा गलित अर्थात द्रव अवस्था दोनों में विद्युत का कुचालक है और बहुत उच्च ताप पर वह पिघलता है। ये किस प्रकार का ठोस हो सकता है? यह सहसंयोजक ठोस हो सकता है। प्यारे बच्चों, जो सहसंयोजक ठोस और नेटवर्क ठोस होते हैं जैसे हीरा और ग्रेफाइट, ये बहुत कठोर होते हैं और इनका गलनांक बहुत उच्च होता है। ये बहुत उच्च ताप पर पिघलते हैं। तो अब इसकी एक बहुत सारणी है जिनमें ठोस दिए गए हैं, उनके लक्षणों से यहाँ पर आप पता कर सकते हैं, क्योंकि उस सारणी से संबंधित यानी क्रिस्टलीय ठोसों की जो सारणी है उसमें कई प्रकार के ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में बनाए जाते हैं। तो उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे वो सारणी किस तरीके की है। तो याद रखिएगा कि वो ठोस सहसंयोजक ठोस होते हैं जो बहुत कठोर होते हैं, इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए बहुत उच्च ताप पर पिघलते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। हाँ, अपवाद है इसमें ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, ये अपवाद के रूप में। डाइजीन है प्रतिअम्ल के रूप में। डाइजीन क्या है? डाइजीन एक प्रतिअम्ल के रूप में। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके क्वेश्चन, देखिए क्रिस्टलीय ठोसों की सारणी से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया है बहुविकल्पी में, तो उसमें कई तरीके से घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उसको आपको समझना पड़ेगा और हम उसको आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे उस सारणी में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
किसी विलायक में परिचित पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की परास में वह बिलियन होगा, कोलाइडी बिलियन होगा। देखिए बिलियन प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, कोलाइडी बिलियन, वास्तविक बिलियन और निलंबन। तो इन तीनों के कणों को आपको क्या इनका आकार है ये आपको जानना जरूरी है। नियोप्रीन एक एकलक है क्लोरोप्रीन का। नियोप्रीन किसका एकलक है? तो नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का एकलक है। संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। ठीक है, इसका विकल्प गलत दिया गया है। इसका मतलब ये था कि संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। तो 4D श्रेणी का मतलब ये होता है कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में जाता है वो 4D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। तो 4D श्रेणी के कई तत्व हैं, कोई एक तत्व नहीं है। और हम आपको बताएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से जो है हमारे 2D का है, 3D का है, 4D का है, कौन से एक्टिनाइड है, लैंटेनाइड या यस ब्लॉक के तत्व। एक बार आवर्त सारणी हम आपको अच्छे से बता देंगे, क्योंकि आवर्त सारणी से भी 1-2 क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। इसके बाद स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है? स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड एकलक है वाइलिन क्लोराइड का। आप पूरा समझे इसको। पॉलीविनाइल क्लोराइड किसका एकलक है? वो वाइनिल क्लोराइड का है। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं पायस। अर्थात जो पायस पदार्थ होते हैं वो द्रव में, द्रव यानी प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था दोनों द्रव होते हैं, उसे हम पायस करें। किस आयन की चालकता जल में सबसे अधिक होती है? तो सीजियम+2 आयन की चालकता जल में सबसे अधिक होती है। अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस जिनान सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए जैसे किस आयन की चालकता जल में सबसे अधिक होती है, तो ये विकल्प के ऊपर है, क्योंकि इससे भी अधिक जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड एकलक है वाइनिल क्लोराइड का। द्रव में किसी द्रव के प्रक्षेपण को कहते हैं पायस। किस आयन की चालकता जल में सबसे अधिक होती है? सीजियम+2 आयन। और सीजियम से भी अधिक होते हैं, लेकिन ये विकल्प में जो आपको दिया जाएगा उस पर निर्भर करता है। इसके बाद डाई एथिल ईथर के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिना का फार्मूला है कि डाई एथिल ईथर का जब हम निर्माण करते हैं तो किस उत्प्रेरक को प्रयोग में लाते हैं? एल्यूमिना का। आरएनए अणु में उपस्थित शर्करा राइबोस। देखिए डीएनए अणु में उपस्थित शर्करा डीऑक्सीराइबोस और आरएनए अणु में उपस्थित शर्करा जो होती है वो राइबोस होती है। संघनन बहुलक है टेरिलीन। फ्रैंकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है और साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। आप याद रखेंगे इसको। हम ये जो है फ्रैंकेल और साटकी दोष की भी सारणी बता देंगे, ताकि इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, वो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। तो प्यारे बच्चों आज के लिए यही हमारे इतने 54 क्वेश्चन, और कल एक और वीडियो हम इन क्वेश्चनों का बना देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आपके 6 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, इसी जो हम 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, लगभग 100 क्वेश्चन, तो इसमें आपके वो पूर्ण रूप से फंस जाएंगे। और जो भी इन बहुविकल्पी से संबंधित अतिरिक्त मटेरियल है वो भी हम आपको कल के वीडियो में बता देंगे, ताकि आपको बहुविकल्पी अच्छे से आप कर पाएँ। और इसके बाद जो न्यूमेरिकल और जो अन्य क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, अचलक उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्न, उनको भी हम अच्छे से करा देंगे। तो यदि भी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।